हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो आपने थंबनेल पे देख ली होंगी। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट कंस्ट्रक्शन के अंडर जितनी भी चीज़ें आपके थियोरेटिकल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, आई होप वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाएं। अगर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई एक आधा टॉपिक रह जाए इस वीडियो में, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उसको भी जो है कवर करने की जल्दी ही कोशिश करूंगी। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट की होता क्या है। ठीक है, सो टेस्ट बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिकली किसी भी चीज को, चाहे वो स्किल है, नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, कैपेसिटीज हैं, किसी भी एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, किसी भी चीज को जब आप क्या करते हैं, मेजर करने के लिए कोई चीज यूज करते हैं, कोई टूल यूज करते हैं, वो क्या है, टेस्ट है। ठीक है, अब वो एक क्वेश्चनियर भी हो सकता है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बना दिए, चार चार ऑप्शंस दे दिए उनमें और किसी को फिल करने के लिए दे दिया, वो भी एक तरीके से टेस्ट है। सो टेस्ट बेसिकली क्या होगा, कुछ भी चीज को, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जब आप यूज करते हैं किसी भी टूल को, तो वो क्या है, टेस्ट है। A procedure, reaction and reagent used to identify or characterize a substance or constituent। जैसे आप लैब्स में क्या करते हैं, कोई भी आपने प्रोसीजर फॉलो किया, रिएक्शन की या फिर रिएजेंट डाल के आपने कुछ टेस्ट करना चाहा कि मान लीजिए इसमें सोडियम है या नहीं, या इसमें क्या कुछ चीज है या नहीं। ठीक है, जैसे आप लैब्स में टेस्ट करवाते हैं कि आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन कितना है, तो वो क्या है, टेस्ट है। ठीक है, आपने क्या करवाया है, आपने मेजर करवाया है हेमोग्लोबिन की अमाउंट को आपकी बॉडी में। ठीक है जी, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, टेस्ट में आएंगी। टेस्ट और क्विज इज यूज्ड टू एग्जामिन समवन्स नॉलेज ऑफ समथिंग टू डिटरमाइन व्हाट ही और शी नोज और हैज लर्नड। सो बेसिकली अगर एजुकेशन में बात करें तो आपने क्या सीखा है। ठीक है, टीचर ने आपको पढ़ाया, आपको कितना समझ आया, आपको क्या आता है, क्या चीजों की नॉलेज आपको है, उसको जानने के लिए क्या करते हैं, हम टेस्ट या क्विज का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। टेस्टिंग मेजर्स द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज दैट हैज बीन रीच्ड। तो टेस्टिंग किस चीज को मेजर करेगी, जो भी आपने स्किल है या फिर नॉलेज आपकी कितनी एनहेंस हुई है। सो वो सारी चीजें जो है वो कौन टेस्ट करेगा, एक टेस्टिंग प्रोसीजर या फिर टेस्टिंग की वजह से आप मेजर कर सकते हैं इन सब चीजों को। समझ आया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट कि टेस्ट होता क्या है। ठीक है जी, अगर हम एजुकेशन में टेस्टिंग की बात करें तो देखिए टेस्ट आपने हर जगह देखा होगा। इनफैक्ट अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी आपको टेस्ट आपने दिया होगा। ठीक है, ग्रामर का टेस्ट, साइंस का टेस्ट, हिंदी का टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट आपने स्कूल में भी दिए होंगे। सो हम ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है टेस्टिंग को अपनी लाइफ में, कि टेस्ट किसी ने किसी चीज का तो जरूर दिया होगा। ठीक है जी, सो टेस्ट जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है एजुकेशन के फील्ड में, नॉलेज देखने के लिए, किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी व्यक्ति की नॉलेज में क्या देखना चाह रहे हैं आप, कि उसको कितना पता है और उसने कितना सीखा है। इट मेजर्स द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज दैट हैज बीन रीच्ड, कि लेवल जो आपकी स्किल का कितना पहुंच गया है वो देखना चाह रहे हैं। इवेल्युएटिव डिवाइस है क्योंकि आप इवेल्युएट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले टेस्ट आएगा, फिर मेजरमेंट आएगा, देन असेसमेंट, देन इवेल्युएशन। सो इवेल्युएटिंग प्रोसीजर या इवेल्युएटिंग डिवाइस हो गई, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसकी हेल्प से, ये एक तरीके से मीन हो गया असेसमेंट या इवेल्युएशन तक पहुंचने का। तो टेस्टिंग जो है वो असेसमेंट या अप्रेजल नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक मीन है, एक रास्ता है, क्या, एक इंफॉर्मेशन या डाटा को गैदर करने के लिए। वो क्या काम करेगा, वो डाटा एक एविडेंस के तौर पे काम करेगा जब आप इवेल्युएट करेंगे चीजों को। तो क्या है, टेस्टिंग जो है वो असेसमेंट या अप्रेजल नहीं है, इसीलिए हम टेस्ट को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद मेजरमेंट को रखते हैं, देन असेसमेंट, क्योंकि टेस्टिंग से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए मेजरमेंट के अंदर जो है वो टेस्टिंग इंक्लूड हो जाती है, असेसमेंट में मेजरमेंट और टेस्टिंग इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं और आपके पास वो डाटा कलेक्टेड रहेगा जिसका आप यूज करेंगे फर्दर असेसमेंट में या इवेल्युएशन में। ठीक है, टेस्टिंग इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट यूजेबल टेक्निक इन एनी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन। तो किसी भी चीज के एग्जामिनेशन में या इवेल्युएशन में टेस्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टेक्निक है। ठीक है,
It envisages the use of instruments or tools for gathering information and data. So टेस्टिंग में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, वो सारे इंस्ट्रूमेंट या टूल्स आ जाएंगे जिसकी हेल्प से आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं. जैसे क्वेश्चनियर, वो एक तरीके से टूल हो गया टेस्ट करने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चनियर सबको फिल करवा रहे हैं और वहां से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. रिटन एग्जाम्स में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर जो है वो एक क्या है, पोटेंट टूल माना जाता है. किस चीज के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कि बच्चों को कितना आता है. तो वहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ही कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ टेस्ट बहुत सारे हो सकते हैं. जैसे फॉर्म के बेसिस पे देखें कि किस तरीके का होगा, ओरल होगा या रिटन. ऑब्वियसली ओरल में क्या है कि आप जो है बातचीत करके आप क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा आंसर दे रहा है आपको, मुजबानी जो है ओरल टेस्ट हो गया. रिटन टेस्ट में आपने टेस्ट दिया, पेपर दिया उनको और बच्चों ने उसको जो है लिख के आपको रिटर्न कर दिया, तो वो क्या है, रिटर्न टेस्ट है. सो क्लासिफिकेशन या टाइप्स की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं. सारे एक बार देख लेते हैं पर्पस के बेसिस पे कि आपका पर्पस क्या है. कि जैसे कंप्यूटर टेस्ट होते हैं जब ये HSSC वगैरह में जब आपकी जॉब की बात होती है क्लैरिकल लेवल पे, सो वहां पे क्या होता है, आपके कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है. तो वो पर्पस क्या हो गया, वहां पे स्पीड को चेक करना. सो पर्पस के बेसिस पे भी बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं. प्रोग्नोस्टिक यानी कि फ्यूचर का अंदाजा लगाने के लिए कि आपको कितना आप में पोटेंशियल है या कितना आप जानते हैं उस चीज से रिलेटेड. डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है कि ये जानने, मान लीजिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है कि टीचर पहले दिन आपकी क्लास में आया और टीचर ने क्या किया, आपको एक टेस्ट पकड़ा दिया. अब आपके सामने ये है कि आपने इनमें से कौन कौन सी चीजें पढ़ रखी हैं, या कोई भी चीज आप मतलब आपसे लोअर क्लास का कोई टेस्ट दे दिया. तो वहां पे टीचर क्या जानना चाह रहा है कि टीचर नया है और टीचर असेसमेंट करना चाह रहा है कि बच्चों को कितना आता है, मुझे कहां से शुरू करना चाहिए. एक तरीके से वो पढ़ाने से पहले जानना चाह रहा है वो चीजें, तो वो क्या है, वो डायग्नोस कर रहा है. या फिर हो सकता है टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूटी में, 6 महीने हो गए उनको पढ़ाते हुए, और अब वो क्या करना चाह रहे हैं कि आपको कितना समझ आ रहा है, वो डायग्नोस करना चाह रहे हैं. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर जो है आपके सिम्टम्स के बेसिस पे कुछ टेस्ट लिख के देते हैं. वो टेस्ट क्या है, वो डाटा कलेक्शन के लिए ही है, ताकि जो डॉक्टर है वो डायग्नोस कर पाए कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है. ठीक है. सो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है बच्चे के साथ और उसको कितना समझ आ रहा है या क्या चीज समझ नहीं आ रही है, इसका पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा. स्पीड टेस्ट करने के लिए जो है कोई चीज हो सकती है. एक्यूरेसी टेस्ट की जा सकती है. जैसे स्पीड की टेस्ट की अगर हम बात करें तो हमें 3 आवर्स में 40 शीट्स मिलती हैं जब हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स देते हैं, राइट. सो वहां पे एक तरीके से स्पीड टेस्ट भी है कि आप वो शीट्स जो है वो एक्यूरेट बढ़िया इंफॉर्मेशन के साथ फिल कर सकते हैं या नहीं, राइट. एक्यूरेसी चेक करने के लिए जैसे मान लीजिए आपको कई बार क्या होता है कि एक एग्जैक्ट ऑप्शन की बात हो जाती है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, हिस्ट्री का या किसी भी चीज का टेस्ट है, सो आपके वो 4 ऑप्शन है उनमें से एक ही एक्यूरेट है. सो आपकी एक्यूरेसी चेक की जा रही है. क्वालिटी को चेक करने के लिए हो सकता है, रैंक को चेक करने के लिए हो सकता है. तो पर्पस के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं. अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेस्ट की किस तरीके से टेस्ट को बनाया गया है, ठीक है, कैसा टेस्ट है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव टेस्ट है. सब्जेक्टिव में क्या है, ओपन एंडेड होता है कुछ हद तक, जहां पे आपको कुछ एक लिमिटेड वर्ड्स में या फिर लिखना होता है, जो हम दे के आते हैं बीएड के एमएड के एग्जाम्स, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव टेस्ट है. ऑब्जेक्टिव टेस्ट या ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्या हो जाएगा, जहां पे आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और वो एक तरीके से क्लोज्ड एंडेड टेस्ट हो जाता है, जहां पे आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए. आप नेट का एग्जाम देने जाएंगे, वहां पे भी आपको क्या है, बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है कि इन 4 में से कौन सा बेस्ट है. हो सकता है उनमें से कोई भी करेक्ट या एक्यूरेट आंसर ना हो, बट बेस्ट तो हो सकता है. तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, ऑब्जेक्टिव में, जहां पे आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं. फिर है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड और टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग, यानी कि कब आप एक टेस्ट ले रहे हैं. एक तो है टीचर डेली टेस्ट ले रहा है कि जो मैंने कल पढ़ाया था वो मैं आज आके पूछ रही हूँ पहले, उसके बाद मैं आगे शुरू कर रही हूँ. डेली टेस्ट भले ही वो ओरल है, ओरल और डेली का मिक्सअप हो गया, जो हमने अलग अलग तरीके से टेस्ट के टाइप पढ़े हैं. मंथली टेस्ट की मुझे मंथ में जितना मैंने सिलेबस करवा दिया उसका फिर मैं रिटर्न टेस्ट ले लूं. ठीक है, मतलब मैं डेली टेस्ट भी ले रही हूँ, देन मैं मंथली टेस्ट ले रही हूँ, या फिर मैं हर वीक में टेस्ट ले रही हूँ कि मैं हर मंडे को टेस्ट होएगा. ऑब्वियसली बच्चे आने से कतराएंगे कि मुझे नहीं जाना आज स्कूल, आज तो जो है मंडे है और टेस्ट होगा. सो वीकली टेस्ट हो सकते हैं. टर्म टेस्ट हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टर्म के बाद, जैसे सेमेस्टर होता है अपना कि 6 महीने की टर्म के बाद एक टेस्ट होगा. ईयरली टेस्ट हो सकते हैं जो कि साल दर साल होंगे. ठीक है जी.
फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ स्कोरिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, कि किस बेसिस पे आप स्कोर करेंगे, कैसे आप जो है रिजल्ट्स निकालेंगे, उस बेसिस पे क्या है नॉन स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो सकते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को टीचर मेड टेस्ट भी बोला जाता है, और स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है, ये कॉमन होता है। जैसे नॉन स्टैंडर्डाइज तो क्या है, टीचर ने बना दिया किसके बेसिस पे, अपनी नीड्स के बेसिस पे, कि मुझे क्या जानना है बच्चों में, ठीक है, उस बेसिस पे टीचर ने टेस्ट बना दिया, वो होगा नॉन स्टैंडर्डाइज, क्योंकि उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है। जो भी चीज स्टैंडर्डाइज होगी वो इन जनरल यूज की जा सकती है। जैसे डॉक्टर ने आपके ऊपर जो आपका यूरिन टेस्ट किया या जो है हेमोग्लोबिन टेस्ट किया, वो क्या है, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, सबके ऊपर वो टेस्ट वैसे ही अप्लाई किया जाएगा। ऐसे ही जैसे स्कूल के जो सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं, आपका जो लास्ट डे मतलब टर्म के लास्ट में जो आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, वो क्या है, वो स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि सीबीएसई के जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे वही एग्जाम होगा इन जनरल, ठीक है, तो वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा। तो ये हम डिटेल में भी बात करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज को जानना जरूरी है, और फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ड्यूरेशन के बेसिस पे हो सकता है कि लॉन्ग टेस्ट या शॉर्ट टेस्ट, कि आधे घंटे का है या 10 मिनट का है, या फिर हो सकता है 3 घंटे का है, लॉन्ग टेस्ट है। या फिर जैसे एसएसबी होता है, एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है वो शायद 5 से 7 दिन का होता है, तो वो काफी लॉन्ग हो गया है, तो एक तरीके से वो कंप्लीट टेस्ट ही आपका इंटरव्यू जो है, सो वो क्या हो गया, लॉन्ग टेस्ट हो गया। तो लॉन्ग और शॉर्ट जो है वो ड्यूरेशन के बेसिस पे हम टेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडेड, अब आपका स्पेलिंग्स का टेस्ट हो रहा है कि डिक्टेट करें, टीचर आपको वर्ड्स बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन स्पेलिंग लिखिए, अर्थमेटिक स्पेलिंग लिखिए, तो वो क्या है, डिक्टेशन हो गया। फिर है स्पेलिंग का या पढ़ने का टेस्ट, की टीचर आपसे पढ़वा के देख रहे हैं, लैंग्वेज का टेस्ट, मैथ्स का टेस्ट, सो साइंस का टेस्ट, अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट मटेरियल इंक्लूडेड होगा उसके बेसिस पे भी हम टेस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल फंक्शंस इंक्लूडेड, कि एसोसिएशन, मेमोरी, रिकॉल, रिकग्निशन, सो इसके बेसिस पे भी हम जो है कौन सा फंक्शन इंक्लूड है। जैसे मेमोरी टेस्ट करना है, सो मेमोरी टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने पढ़ाया था आप वही चीजें पूछ रहे हैं वापस से। अब मेमोरी टेस्ट करते टाइम भी आप ओरल और रिटन में से एक चीज चूज कर सकते हैं, ठीक है, कितना रिकॉल बच्चा कर पा रहा है उसके लिए, या रिकग्नाइज करने के लिए, तो उसके फंक्शंस के बेसिस पे भी जो है वो टेस्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स इन्वॉल्व, अब कौन कौन से टाइप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे अल्टरनेट रिस्पॉन्स, या तो आपके पास येस का ऑप्शन है या नो का है, या फिर ट्रू का है, फॉल्स का है, प्लस का है, माइनस का है, तो ये क्या है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं आपके पास, अल्टरनेट रिस्पॉन्स दे सकते हैं आप। मल्टीपल रिस्पॉन्स में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे बेस्ट आंसर या करेक्ट आंसर, इसके बेसिस पे कि आप इनमें से, जैसे मैंने बताया था ना, एनटीए के एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बेस्ट पॉसिबल आंसर देखते हैं। हो सकता है वही करेक्ट आंसर हो सकता है कोई और तरीके से जो है, या किसी और लॉजिक के साथ, जैसे पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको ठीक लगता है, आपके बेसिस पे जो आपको ठीक लगता है आप लगा जाते हैं, बट इन जनरल क्या ठीक होना चाहिए, क्या करेक्ट आंसर है, वो अलग होगा। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स के बेसिस पे कंप्लीशन, मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन या ऐसे, सो पॉइंट क्या है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स होगा बच्चे का, उसके बेसिस पे भी हम टेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। सो ये मैंने बहुत सारे इंक्लूड करने की कोशिश की है कि कितने कितने टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, अब एक अच्छा टेस्ट कौन सा होगा, ठीक है, सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वैलिडिटी। जब भी आप कोई चीज, जैसे गुड टेस्ट की बात करते हैं या स्केल की बात करते हैं, सो वहां पे ऑलमोस्ट यही कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी अलग हो सकती है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स यही रहेंगी। ऑब्वियसली आप कोई टेस्ट ले रहे हैं वो वैलिड तो होना चाहिए, कि आपने जो चीज देखनी है, मान लीजिए आपने फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लेना है, कंटेंट वाइज लेना है, तो वो क्या हो गया कि वो कंटेंट बच्चे को आता है या नहीं, वो चीज वो टेस्ट पता कर पाएगा। सो वो क्या हो गया कंटेंट वैलिडिटी हो गया। वैलिडिटी के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, इसके अंदर फर्दर भी टाइप्स होते हैं, वो हम डिटेल में एक दिन वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे। बट अब अभी आप इतना समझिए कि वैलिडिटी क्या होती है। कोई भी टेस्ट वैलिड कब कंसीडर किया जाएगा, जब जिस चीज के लिए वो बनाया गया है उस चीज को मेजर कर पाए, ठीक है। मुझे ये जानना है कि फर्स्ट चैप्टर बच्चों को समझ आया या नहीं आया, सो मुझे उस कंटेंट को जानना है। अब उस कंटेंट की वैलिडिटी के लिए, यानी जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जो आंसर्स, जो टेस्ट मैंने प्रिपेयर किया है, या फिर जो टेस्ट मेरे पास है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है कोई, सो वो टेस्ट उस चैप्टर से रिलेटेड सारा कंटेंट कवर कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कि जो चीज मैं जानना चाह रही थी वो मुझे पता चल जाए।
सो वैलिड कब होगा? जो जिस चीज को मेजर करने के लिए वो टेस्ट बनाया गया है उस चीज को मेजर कर पाए। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, यानी कि जब जो टेस्ट आपने लिया है क्या वो रिलायबल है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। सो मान लीजिए आपने कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले लिया, तो नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो वैलिड, रिलायबल, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें। सो रिलायबिलिटी में क्या होता है, रिलायबिलिटी भी आप अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। टेस्ट रीटेस्ट मेथड, यानी आपने टेस्ट लिया, कुछ टाइम बाद फिर से टेस्ट लिया कोई दूसरा सेम कंटेंट का, सो उससे क्या पता चलेगा कि वो चीजें बच्चों को एक्चुअल में समझ आई हैं, दोनों के अगर स्कोर्स मैच कर रहे हैं या आसपास भी हैं तो वो क्या हो गया, हमारे पास रिलायबल है। ठीक है, ऐसे ही स्प्लिट हाफ मेथड होता है, पैरेलल फॉर्म मेथड होता है। सो ये भी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इनकी डिटेल्ड डिस्कशन हम जो है किसी दिन करेंगे, बट आप डिफरेंस देख लीजिए या एक रिलेशन देख लीजिए। रिलायबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर, और वैलिडिटी क्या है, एक्यूरेसी ऑफ मेजर। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं कई बार रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरते हैं हम, कि इवैल्यूएट, री इवैल्यूएशन के, ठीक है। सो आप दोबारा से उसको इवैल्यूएट करवाना चाह रहे हैं। अब क्या होगा, जिस टीचर ने पहले आपका पेपर चेक किया है उसके अलावा किसी दूसरे टीचर के पास जाएगा आपका पेपर जब आप री इवैल्यूएट करवाएंगे। अगर दूसरा टीचर भी सेम मार्क्स के साथ या ऊपर नीचे आधा एक मार्क करके उस चीज को भेजता है, यानी उन्होंने भी, ये क्या है, ये रिलायबिलिटी शो करता है कि बोर्ड की रिलायबिलिटी है कि दोनों टीचर्स ने सही से इवैल्यूएट किया है। ठीक है, सो वो क्या है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो आप मेजर कर रहे हैं स्कोर में। वैलिडिटी क्या होगी, एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो एक है कंसिस्टेंसी, एक है एक्यूरेसी। अब एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से, जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, आपको ये दिख रहे होंगे यहाँ पे चार्ट सा, तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं जहां पे मैं कर्सर मूव करवा रही हूं, तो ये जो डॉट डॉट है ये टेस्ट, अलग अलग टेस्ट लिया हमने। ठीक है, वो टेस्ट लेने के बाद ये स्कोर्स आए, अगर यहाँ पे स्कोर आते बीच में तो वो क्या होता, वैलिड होता, कि जो चीज हम जानना चाह रहे थे वो तभी वैलिड, ये क्या है, ये वैलिडिटी का साइन है कि एक्यूरेट स्कोर आया, बुलजाई। ठीक है, अगर ये हमने बहुत सारे टेस्ट किए और बहुत सारे एक ही जगह पे आ रहे हैं, ऑल्दो एक्यूरेसी से दूर हैं ये, लेकिन वैसे एक दूसरे के आसपास हैं, तो ये क्या हो गया, रिलायबल तो है कि सेम स्कोर आ रहा है, कंसिस्टेंट स्कोर आ रहा है, लेकिन वैलिड नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये हमने बार बार टेस्ट किया और ये स्कोर दूर दूर आ रहे हैं, तो रिलायबल तो नहीं है, ये तो हमें दिख गया, बट ये बीच में भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं, एक आया तो वैलिड है, बट हाईली वैलिड नहीं है, बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है। वैलिडिटी भी हम किस बेसिस पे देखेंगे, ये बहुत ज्यादा वैलिड है और रिलायबल भी है। जो लास्ट वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है कि जो बीच का जो पोर्शन है जिसको हम वैलिडिटी मान रहे हैं, तो ये क्या है कि एक्यूरेटी है, एक्यूरेसी है, एक्यूरेट है यहाँ पे रिजल्ट, प्लस पास पास भी हैं, कंसिस्टेंट भी हैं, तो ये क्या हो गया, वैलिड भी होगा, रिलायबल भी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पास पास, जैसे इससे तो दूर दूर है तो रिलायबल तो नहीं है, दिख रहा है अभी भी हमें, यहाँ पे भी रिलायबल नहीं था। कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो ये जो सेकंड वाला है इसके कंपैरिजन में तो ये रिलायबल होगा, कंपैरेटिवली देखेंगे तो, क्योंकि ये कंप्लीट में फैले हुए हैं और ये यहाँ पे पास पास हैं इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये कंपैरिजन के बेसिस पे हम देखेंगे कि वैलिड है या फिर रिलायबल कितना है। अगर हम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ देखें, सो अगर एक्यूरेट है तो वो वैलिड होगा जैसे ये है, और अगर पास पास है, कंसिस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, रिलायबल भी हो जाएगा। तो ये हमने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दो जो है गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक देखी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, यानी कि डिस्क्रिमिनेट करने की पावर जो है वो टेस्ट में होनी चाहिए। Discriminating power of test is its power to discriminate between upper and lower groups who took the test. Obviously जब आपके मार्क्स ऊपर नीचे हैं या किसी के जो है 50 में से 40 मार्क्स आए, किसी के 45 हैं, किसी के 10 हैं, 20 हैं, तो वो क्या है, वो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हो गई कि अपर और लोअर ग्रुप क्रिएट हो गया जिन बच्चों ने टेस्ट लिया था। The test should contain different difficulty level of questions. जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, सो कोई भी टेस्ट होता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके स्कूल की टेस्ट हो, उसमें इजी से लेके हार्ड तक क्वेश्चन होते हैं कि 10% टीचर इस तरीके से सेट करेगा कि उसमें जो है इजी क्वेश्चन हो, सब लोग अटेम्प्ट कर पाए, उसके बाद एवरेज स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाए, उस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा वो बच्चे अटेम्प्ट कर पाए। तो वो क्या है, वो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जो है वो एक टेस्ट में होनी चाहिए कि अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस उसमें हों।
कंपेरेबिलिटी, क्योंकि जब आप एक टेस्ट ले रहे हैं तो आप स्कोर्स को कंपेयर करेंगे, राइट? सो अ टेस्ट possesses comparability when scores resulting from its use can be interpreted in terms of a common base that has a natural or accepted meanings. There are two methods for establishing comparability. First है availability of equivalent फॉर्म ऑफ टेस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट नॉर्म्स। तो ये नॉर्म्स और क्राइटेरिया के बेसिस पे हम देखेंगे। बेसिकली कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट को हम कंपेयर करने के लिए ही मोस्टली यूज करते हैं, चाहे वो हम कंपेयर दूसरे स्टूडेंट से कर रहे हो या फिर वो कंपेरिजन हम एक स्टैंडर्ड सेट प्रोसीजर के थ्रू कर रहे हो कि जो है 40% तो एटलीस्ट आने चाहिए तभी आप पास होंगे, ठीक है? सो वो क्या हो गया, एक 40% का क्राइटेरिया आपने सेट कर दिया। सो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए टेस्ट में। फिर आता है यूटिलिटी। टेस्ट हैज यूटिलिटी इफ इट प्रोवाइड्स द टेस्ट कंडीशंस दैट वुड फैसिलिटेट रियलाइजेशन ऑफ द पर्पस फॉर विच इट इज मीन, यानी कि जिसके लिए वो बनाया गया है, क्या उसके लिए वो यूटिलाइज हो पा रहा है, यूज कर पा रहे हैं आप उसको, तो यूटिलिटी होनी चाहिए। नॉर्म्स, in addition to reliability and validity, good test needs norms. Norms are set of score obtained by whom the test is intended. The scores obtained by these groups provide a basic for interpreting any individual score. तो एक particular norms होने चाहिए। तो ये norms और criteria based test हो जाते हैं, जो हम अभी discuss करेंगे इसके बाद, कि norms आप set कर रहे हैं तो आप compare कर रहे हैं students को आपस में कि एक particular score जो है वो होना चाहिए। Score obtained, जो उन बच्चों ने जो ग्रुप में आपने टेस्ट लिए, जो वहां पे स्कोर मिले, फिर आप उनको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। फ्री फ्रॉम बायसनेस, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है क्या कर रहे हैं, आपने एक बुक का टेस्ट लेना है, आप क्या करेंगे, उसमें पहले से आप डिसाइड करेंगे कि और बताएंगे स्टूडेंट्स को कि किस में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आपने जो है पहले 2 चैप्टर में से सारे क्वेश्चंस डाल दिए और किसी स्टूडेंट ने वही 2 चैप्टर छोड़ रखे थे। तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव कब कहलाएगा टेस्ट? इफ इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस इन इंटरप्रेटिंग इट्स स्कोप एज वेल एज इन स्कोरिंग द रिस्पॉन्सेज। सो बायसनेस नहीं होगी तो वो ऑब्जेक्टिविटी एक तरीके से हो जाएगी, तो पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कंप्लीट सिलेबस या एंटायर जो भी आप चीजें पढ़ा रहे हैं वो सारे उसमें इंक्लूड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है कुछ एक चैप्टर्स में से बना दिया और बाकी चैप्टर्स में से एक भी क्वेश्चन आपने नहीं डाला। अब होते हैं 2 तरीके के टेस्ट। एक है टीचर टेस्ट, जिसको हम नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोलते हैं, और इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है? दूसरा होगा नॉर्म बेस्ड टेस्ट या फिर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, ठीक है? तो ये 4 जो है वो हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। प्लस हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं उनको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो एक है टीचर टेस्ट, कि क्लास में टीचर ने हमेशा टेस्ट लिए होंगे आपके, तो कई बार तो ऐसा होता होगा कि टीचर जो है खड़े होकर आपको क्वेश्चंस बोल देंगे बुक में से, जैसे भी अपने आप बना के, और फिर आप जो है उस टेस्ट को या उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उन क्वेश्चंस को। वो क्या है, वो टीचर टेस्ट है, जिसको हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बोल रहे हैं। सो दीज टेस्ट आर डिजाइन बाय टीचर्स। किसके लिए? क्लासरूम टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए। क्लासरूम में जो टीचर ने पढ़ाया था उनको जानना है कि बच्चों को वो आता है या नहीं आता, समझ आया या नहीं आया। उस बेसिस पे टीचर ने 2-4 क्वेश्चंस बोल दिए या एक टेस्ट प्रिपेयर करके दे दिया कि चलिए भाई टेस्ट जो है एक सरप्राइज टेस्ट है और इसको अटेम्प्ट कर दीजिए। वो क्या है? टीचर टेस्ट है या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। These teacher made tests can be in form of oral test और written test। ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। एक लिमिटेड एरिया ऑफ एप्लीकेशंस होगी इनकी, एंड आर प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट बाय ऑल टीचर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अब टीचर ने ये जानना है कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बच्चों को समझ आया या नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को आना चाहिए, स्पेशली जब ये नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ये चैप्टर्स बहुत काम आएंगे इनके। तो वो दोनों चैप्टर समझ आए या नहीं, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। मैंने इस बेसिस पे उन 2 चैप्टर्स में से बच्चों के लिए टेस्ट बनाया और उनको बताया कि 2 चैप्टर्स में से आपका टेस्ट होगा। सो टीचर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी एप्लीकेशन, यानी एक लिमिटेड एरिया हो जाता है इन टेस्ट में। ऐसा नहीं है कि हर सब टीचर्स का सेम टेस्ट बन के आएगा। अलग अलग टीचर का ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग टेस्ट होगा। A teacher is more concerned with the teacher-made test as she is directly involved in its construction। तो टीचर जो है वो ज्यादा टीचर मेड टेस्ट को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो टेस्ट की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, उन्होंने ही बनाया है वो टेस्ट।
teacher made tests have an advantage over standardized tests because they can be constructed to measure outcomes directly related to classroom specific objectives and particular class situations. So इनका एक एडवांटेज जो है, बेस्ट एडवांटेज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के कंपैरिजन में क्या हो जाता है कि टीचर अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि टीचर को क्या जानना है, पर्टिकुलर क्लास में क्या सिचुएशंस रही हैं या टीचर ने कितनी क्लासेस ली हैं, तो उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो क्लासरूम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपने जब पढ़ाते टाइम सोचा था कि ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए, उस बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, वो आउटकम्स के बेसिस पे आप टेस्ट ले रहे हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या हो जाएगा कि वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेस्ट है, ऑलरेडी बना हुआ रखा है, आपको वो देना है और बच्चों ने वो करना है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन में आपकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। These tests are within the means of every teacher and most economical. Obviously economical होंगे क्योंकि आपने टेस्ट को जो है ट्राई आउट नहीं करवा के देखना, आपको जो है बार बार नहीं उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करना, तो वो इकोनॉमिकल हो गया। और क्या है, हर एक टीचर के जो है हर एक टीचर अपना टेस्ट ले सकता है ना। सो इसीलिए इन टेस्ट को क्या बोल रहे हैं हम कि मीन्स ऑफ एवरी टीचर, यानी हर टीचर का अपना एक तरीका होगा। Teacher made oral tests are designed to measure the performance of students skills like listening, speaking in language learning, कि आप जो है ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो बोलना सीखे अच्छे से। अगर पूरी क्लास के सामने वो अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर कर पा रहा है, दैट मीन्स वो जो है वो ओरल टेस्ट कामयाब रहा आपका कुछ हद तक। रिटन टेस्ट क्या होगा, आपकी राइटिंग एबिलिटीज को या किस तरीके से आप नॉलेज को कॉम्प्रीहेंड करके लिख पा रहे हैं, उसको भी जो है साथ साथ आपके ऑब्वियसली कंटेंट को तो देखेंगे कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं, बट रिटन और ओरल टेस्ट का एक साइड बाय साइड ये चीज भी हो जाती है कि ओरल टेस्ट की वजह से आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग या लैंग्वेज लर्निंग जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव होंगी, और रिटन टेस्ट की वजह से क्या है, आपकी जो कॉम्प्रीहेंसिव यानी कि आप किस तरीके से वर्ड्स को जो है इकट्ठा करके और उसका आंसर लिखेंगे, राइट। क्योंकि टीचर तो सबको सेम समझाता है, बट स्टूडेंट्स तो अपनी लैंग्वेज में अलग अलग लिख के आएंगे ना, वही क्या है, वो कॉम्प्रीहेंशन और राइटिंग स्किल है या राइटिंग एक्सप्रेशन है कि आप किस तरीके से रखते हैं। अब आता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो क्या होगा, विच नॉर्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जिसमें पर्टिकुलर नॉर्म्स होंगे, वो क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। अब नॉर्म क्या होगा, नॉर्म एक एवरेज स्कोर होगा विच मेजर्स अचीवमेंट, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्म हर एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट का क्या होता है, नॉर्म होता है। द टेस्ट हैज बीन गिवन टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बहुत, जैसे मैंने बताया ना सीबीएसई का 12th का एग्जाम है, तो वो जितने भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं, जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं, तो सबका सेम होगा, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिया जाता है ये। It is intended for general use and covers a wider scope of material than is covered in an ordinary teacher-made test. So जो टीचर मेड टेस्ट है वो पर्टिकुलरली टीचर, जैसे मैंने बताया था आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर देखने के लिए कि बच्चों को समझ आया कि नहीं, लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है, वो जनरली कंप्लीट मटेरियल या सारा का सारा सिलेबस एक तरीके से आपका कवर करेगा। Standardized test is one in which the procedure, apparatus and scoring have fixed so that precisely the same test can be given at different time and places. तो CBSE के एग्जाम में आप कहीं भी पेपर दे रहे हो, आपका पेपर सेम होगा, टाइम अलग अलग जगह पे होगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर चाहिए। 9 से 12 ही होगा, सब जगह 9 बजे पेपर दे दिया जाएगा। अपैरेटस और स्कोरिंग चाहिए आपको, जैसे अगर आपको पता हो तो जब एग्जाम चेक होते हैं बोर्ड के, तो वहां पे टीचर को क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर शीट दी जाती है प्रॉपर, कि ये क्वेश्चन पेपर है, ये आंसर शीट है, आपको इनके बेसिस पे जो है पेपर चेक करने हैं। सो वो इसीलिए है क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। सो वहां पे स्कोरिंग, प्रोसीजर, अपैरेटस सारी चीजें क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी। A standardized test is one which has been given to so many people that the test makers have been able to determine fairly, accurately how well a typical person of a particular age or grade in school will succeed in it. तो अगर 12th क्लास का एग्जाम है, सो मेकर्स जो टेस्ट जिन्होंने बनाया है, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाया है, वो क्या कर रहे हैं, वो हर किसी को इंक्लूड करके चल रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो ये मान के चल रहे हैं कि किस तरीके का एक टिपिकल पर्सन जो कि पर्टिकुलर एज में होगा, कि जैसे 12th क्लास में 17-18 साल की एज होती है, तो पर्टिकुलर एज या पर्टिकुलर ग्रेड जो है यानी 12th में है, तो वो चीज क्या है,
किस तरीके से वो बिहेव करेंगे, किस तरीके से वो सक्सीड करेंगे, या उनके आंसर्स किस तरीके के होने चाहिए, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। सो वो सारी चीजें एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में इंक्लूड की जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर बेस्ड ऑन द कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमन टू मेनी स्कूल्स। बहुत सारे स्कूल्स के कॉमन होगा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, अभी बताया मैंने। नॉट जस्ट वन बट अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ टेस्ट आइटम्स। जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एक पॉइंट आएगा आपका जहां पे आप टेस्ट के आइटम्स को लिखेंगे, ठीक है। सो वहां पे सिर्फ एक इंसान नहीं बना रहा, टीचर मेड टेस्ट है, टीचर ने बना दिया, बच्चों ने लिख दिया, एक ही टीचर इन्वॉल्व हुआ। लेकिन यहाँ पे जब आप स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाते हैं तो एक एक्सपर्ट की पूरी टीम बैठती है जो कि क्या बनाएगी, उस एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाएगी। Items analysis is done on the basis of a pilot study, unlike in the case of a classroom test. Classroom test में क्या हुआ, टीचर ने टेस्ट बनाया, बच्चों को दे दिया। लेकिन जब आइटम एनालिसिस किस में होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में होगा, जहां पे एक पायलट स्टडी के बेसिस पे, यानी आप पहले कुछ एक बच्चों को वो टेस्ट करवा के देखते हैं क्या ये वर्कआउट कर रहा है। सो उस बेसिस पे कि उसकी लैंग्वेज कैसी है, कोई टफ लैंग्वेज तो नहीं है ग्रेड के हिसाब से। सो वो क्या है, वो एक पायलट स्टडी होगी। जब आप कोई भी स्टडी एक छोटे ग्रुप पे करके देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, एक पायलट स्टडी होगी, उसके बेसिस पे आप आइटम एनालिसिस करेंगे। नॉर्म्स आर कैलकुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन ग्रेड्स, स्कूल, एज, लेवल्स एंड सेक्स। सो नॉर्म्स जो है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किए जाएंगे ताकि आप कंपेयर कर पाए। पर्पस क्या रहेगा, कंपैरिजन रहेगा बिटवीन ग्रेड्स की, 11th 12th की या 10th 12th की अलग अलग ग्रेड्स हैं। सो उसके बेसिस पे उन नॉर्म्स को प्रिपेयर किया जाएगा कंपेयर करने के लिए, या स्कूल के बेसिस पे, एज के बेसिस पे। They cover large segment of knowledge and skills. टेस्ट मैनुअल्स आर प्रिपेयर, टेस्ट मैनुअल प्रिपेयर किए जाएंगे और वो एक कंप्लीट जो है लार्ज, जैसे मैंने बताया ना, कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं वो। सो वो लार्ज सेगमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल्स को कवर करेंगे। फेयरली अ लार्ज सेम, नॉट जस्ट वन क्लास इज इन्वॉल्व इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ टेस्ट। सो यूजुअली सिर्फ एक क्लास को इन्वॉल्व नहीं किया जाता जब आप स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का एक प्रॉपर सेट प्रोसीजर रहेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, अब आप टेस्ट को बनाएंगे कैसे। टेस्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम बहुत देर से कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर ये आएगा, बट टेस्ट कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है 4 स्टेप्स हैं। प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे टेस्ट को, ट्राई आउट करके देखेंगे यानी करवा के देखेंगे, और फिर इवेल्युएट करेंगे। तब जाके आपका इवेल्युएशन के बाद जो है आपका लास्ट क्या हो जाएगा, वो टेस्ट जो है, टेस्ट और आंसर शीट आपकी बनके निकलेगी। पहला है प्लानिंग, कि आप प्लान करेंगे। टेस्ट प्लानिंग में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, सारे के सारे ऑपरेशंस, वेरिड ऑपरेशंस दैट गो इनटू प्रोड्यूसिंग द टेस्ट। नॉट ओनली डज इट इन्वॉल्व द ऑपरेशन ऑफ एन आउटलाइन और टेबल स्पेसिफाइंग, यानी सिर्फ जो है एक दो चीजें इंक्लूड नहीं करता, प्लानिंग में सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी कि कैसे आउटलाइन होगी, कैसे आप टेबल स्पेसिफाई करेंगे, और जो है केयरफुली आप जो है आइटम्स को इंक्लूड करेंगे। आइटम्स की डिफिकल्टी क्या होनी चाहिए, कि ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ एक चैप्टर से डाल रखे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ डिफिकल्ट डाल रखे हैं, एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा उनको नहीं कर सकता। सो बेसिकली आप जितना सोच सकते हैं प्लानिंग के अंदर, वो सारी चीजें इंक्लूडेड इसमें रहेंगी। प्लानिंग में अगर क्या क्या चीजें मेजर रहेंगी, ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस को आप फिक्स करेंगे कि एक 12th क्लास का टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाना है सीबीएसई ने, तो वो क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस को सेट करेंगे कि ये टेस्ट जो है वो इन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए बनाया गया है। फिर आप वेटेज डिटरमाइन करेंगे डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव्स किए कि आपको नॉलेज चेक करनी है, आपको अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, आपको एप्लीकेशन पार्ट चेक करना है और आपको स्किल चेक करनी है, ठीक है। इनके बेसिस पे आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स की वेटेज देंगे कि नॉलेज में आप क्या कितना परसेंट आप नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं, या फिर जो है मान लीजिए आपने चारों चीजें 20-20% आ गई या 25-25 आ गई, ठीक है, तो 100% के हिसाब से आपने 25% नॉलेज चेक करनी, 25% अंडरस्टैंडिंग, 25% एप्लीकेशन या 25% स्किल, या फिर मतलब बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे आप ये वेटेज जो है वो यहाँ पे देंगे, ठीक है। फिर जो है वेटेज फर्दर किसको देंगे, कंटेंट और सब्जेक्ट यूनिट को, कि अगर 12th क्लास में इतने सारे चैप्टर्स हैं, सो उन चैप्टर्स को आपको पता होगा कि उन चैप्टर्स की पर्टिकुलर वेटेज होती है कि इस चैप्टर में से जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहां से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सो वैसे ही अब आप अलॉट करेंगे कि यूनिट और सब यूनिट में से किस तरीके की वेटेज रहेगी कंटेंट की, ठीक है। फिर है डिटरमाइन द आइटम टाइप्स टू बी इंक्लूडेड। अब वो जो वेटेज आपने दी है कि इस चैप्टर में से इतने आएंगे, लेकिन
कितने क्वेश्चंस जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे उस पेपर में, कितने शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और कितने वेरी शॉर्ट होंगे। सो अब आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन की फॉर्म देख रहे हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सेट करेंगे। तो ये क्या हो गया, डिटरमाइनिंग द आइटम टाइप्स जो आप इंक्लूड करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी जब आप कंप्लीट टेबल को स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लूप्रिंट। तो ये ब्लूप्रिंट होगा जहां पे एग्जाम कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, यूनिट कौन सी रहेंगी, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेंगे, पेपर, एग्जाम, क्लास, टाइमिंग कितनी रहेगी। ऑब्जेक्टिव्स में आपने क्या किया था, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल्स, टोटल परसेंटेज। फिर हमने क्या किया था, कंटेंट को डिवाइड किया था यूनिट वाइज और सब यूनिट वाइज, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, वो सारी चीजें। सो ये क्या हो गया, अब हमने क्या किया, जो पिछले 4 स्टेप में किया था वो सारा एक टेबल में स्पेसिफाई कर दिया, जिसको हम बोल रहे हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यानी कि इस तरीके का कुछ दिखेगा जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो। Taking decision about its mechanical aspects like time duration, test size, टोटल मार्क्स कितने होंगे, प्रिंटिंग पेजेस कितने होंगे, साइज ऑफ लेटर क्या रहेगा, तो ये सारे के सारे मैकेनिकल डिसीजंस आप बाद में लेंगे। फिर आप करेंगे कि गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर। जैसे आप शुरू में गाइडलाइंस देखते हैं कि यहां से फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 10th क्वेश्चन तक आपके एक मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 11 से लेके 12 15 तक आपके जो है 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के। तो वो क्या है, वो स्कोरिंग की जो इंस्ट्रक्शंस हैं फिर वो आप टेस्ट में देंगे। वेटेज टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज टू बी फिक्स्ड। जो वेटेज रहेगी कि कितना जो है डिफिकल्टी लेवल रहेगा, कि मान लीजिए हमें 35% इतना इंक्लूड करना है जो कि इजी क्वेश्चंस हो, फर्दर जो है 20 या 40% हमें इंक्लूड करना है जो कि एवरेज हो, लास्ट के 20% 10% जो है वो हमारे डिफिकल्ट होने चाहिए। सो कंप्लीट डिफिकल्टी लेवल उसमें इंक्लूड करना है। जैसे कई बार एग्जाम्स होते हैं, सो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि आपके जो है सेकेंडरी लेवल का आ जाएगा या 11th-12th का भी आएगा, थोड़ा सा पार्ट जो है आपका ग्रेजुएशन का भी आएगा, थोड़ा सा फर्दर पार्ट जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हर एक टेस्ट में जो है वो वेटेज डिसाइड की जाती है। दूसरा होगा, अब आपने सब कुछ प्लान कर लिया, अब आप प्रिपेयर करेंगे टेस्ट को, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए किसके बेसिस पे, जो प्लानिंग हमने की थी उसके बेसिस पे आप प्रिपेयर करेंगे, टेस्ट के आइटम्स प्रिपेयर करेंगे, डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए उन टेस्ट आइटम्स की वो प्रिपेयर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो डायरेक्शंस होंगी वो, स्कोरिंग के लिए क्या डायरेक्शंस रहेंगी, और क्वेश्चन वाइज जो एनालिसिस चार्ट होगा वो भी प्रिपेयर करेंगे। सो जो हमने प्लान किया था पिछले में वो सारी चीजें अब आप एक्चुअल में प्रिपेयर करेंगे। ट्राइंग आउट ऑफ द टेस्ट, अब आपने प्रिपेयर कर लिया, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो है बिल्कुल महान हैं और आपने कोई भी गलती नहीं की, आपकी लैंग्वेज भी परफेक्ट है, आपकी स्कोरिंग भी परफेक्ट है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो कुछ ना कुछ एरर उसमें रहेगी। सो उस एरर को कब करेंगे हम, पहले ट्राई आउट करके देखेंगे। जैसे हम बोल रहे थे ना पायलट स्टडी, सो वो पायलट स्टडी वाला फेज है ये कि आप ट्राई आउट करेंगे, और ट्राई आउट का पर्पज क्या है, टू आइडेंटिफाई द डिफेक्टिव और एम्बिगुअस आइटम्स, कि कुछ भी डिफेक्ट उसमें है तो वो पता चल जाए। टू डिस्कवर द वीकनेस इन द मैकेनिज्म ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि कोई भी गड़बड़ तो या गलती तो नहीं हो रही, वीकनेस तो नहीं है, उसको टेस्ट करेंगे। टू आइडेंटिफाई द नॉन फंक्शनिंग और इम्प्लॉजिबल डिस्ट्रैक्टर्स इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस टेस्ट। मल्टीपल चॉइस टेस्ट अगर है तो कुछ नॉन फंक्शनिंग या कोई भी डिस्ट्रैक्टर या कुछ भी गलत चीजें ना हो। सो जितने भी डिफॉल्ट्स होंगे, फॉल्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहां से। अब ट्राइंग आउट जो है वो 3 तरीके से भी हो सकता है। फर्दर जो है ये क्या है, टू प्रोवाइड डाटा फॉर डिटरमाइनिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स, की कितना डिफिकल्टी लेवल है। टू प्रोवाइड डाटा फॉर डिटरमाइनिंग द डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यू, क्योंकि हमने ये सारी की सारी की डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होनी चाहिए, कंप्रीहेंसिव पावर होनी चाहिए। सो वो सारी चीजें हमने एक अच्छे टेस्ट में पढ़ी थी, तो क्या वो सारी चीजें यहाँ फुलफिल हो रही हैं, क्या ये टेस्ट एक अच्छा टेस्ट बन के निकला है, वो चीजें हमें ध्यान रखनी है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्राई आउट करवा के देख रहे हैं। टू डिटरमाइन द टाइम लिमिट फॉर द फाइनल फॉर्म, कि फाइनल टाइम कितना दिया जाएगा बच्चों को। सो मेन पर्पस क्या है ट्राई आउट का, कि अच्छे आइटम्स को सिलेक्ट करना है और पुअर आइटम्स को रिजेक्ट करना है। अब ये 3 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला होता है प्रीलिमिनरी ट्राई आउट, यानी 10 से 15 इंडिविजुअल्स के ऊपर उसको ट्राई किया जाता है, क्या देखने के लिए, ताकि इंप्रूव हो सके, लैंग्वेज डिफिकल्टीज को मॉडिफाई किया जा सके, और आइटम्स अगर एम्बिगुअस हैं तो उनको भी जो है हटाया जा सके।
ठीक है। तो ट्राई आउट 3 स्टेजेस में करेंगे। दूसरा होगा प्रॉपर ट्राई आउट, जिसमें क्या होगा, अप्रोक्स एटलीस्ट 40 इंडिविजुअल या स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। पर्पस क्या है इसका, ये पता करना कि टेस्ट के आइटम सही हैं या नहीं, और ताकि उससे हम क्या कर सकें, रिजेक्ट आउट कर सकें अगर कुछ भी एम्बिग्यूटी है तो। ठीक है, 2 एक्टिविटीज रहेंगी, हम एनालाइज करेंगे और फिर एक फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे। सो वो फाइनल ड्राफ्ट जब प्रिपेयर करेंगे उसको हम फाइनल ट्राई आउट बोल रहे हैं, जो कि लार्ज सैंपल पे टेस्ट किया जाएगा, जैसे 400 इंडिविजुअल्स। अगर आपको ध्यान हो तो क्या, जब आप ड्रग बनती है ना, एक दवाई जब बनती है तो वो अलग अलग लोगों पे ट्राई की जाती है। ठीक है, पहले वो एनिमल्स पे ट्राई की जाती है, उसको लगा लीजिए आप प्रिलिमिनरी ट्राई आउट। फिर फर्स्ट ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन फेज ट्रायल्स, जिसमें क्या होता है, कुछ एक लोगों पे ट्राई की जाती है। अगर वहां से रिजल्ट ठीक आते हैं तब वो ज्यादा लोगों पे ट्राई की जाती है कि क्या चल रहा है। सो वो क्या है, वही सेम चीज हम यहां कर रहे हैं टेस्ट के केस में। प्रिलिमिनरी ट्राई आउट कम लोगों पे, उसके बाद थोड़े हमने 10 to 15 की बजाय 40 इंक्लूड कर दिए, उसके बाद हमने 400 इंक्लूड कर दी। ठीक है, ट्राई आउट करेंगे। पर्पस सिर्फ एक ढंग से अगर मेजर पर्पस देखें तो ये है कि जितने भी फॉल्ट्स या डिफिकल्टीज हैं उनको जो है वहां से रिमूव किया जाए। ठीक है जी, मेन पर्पस क्या है। और ये फाइनल ट्राई आउट में क्या हो जाता है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट भी डिसाइड किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो है वो यूजुअली कैसे डिसाइड किया जाता है, देखिए अभी यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन इवैल्यूएशन में आपको देखने को मिलेगा। अब हमने क्या कर लिया, फाइनल ट्राई आउट के बाद फाइनल टेस्ट को प्रिंट कर लिया, उसके साथ साथ आंसर शीट को भी प्रिंट कर लिया। जैसे 12th का एग्जाम होना है सीबीएसई का, फाइनल क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो गया है, उसके साथ साथ फाइनल आंसर शीट प्रिंट हो गई है। अब टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ 3 pupils टाइम ऑन आंसरिंग द टेस्ट। अब हमने एक जो है ब्राइट स्टूडेंट ले लिया, एक एवरेज स्टूडेंट ले लिया, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट ले लिया। इन तीनों स्टूडेंट ने कितना कितना टाइम लिया उस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसका एवरेज निकालने के बाद जो है वो क्या निकल के आता है, वो टाइम हम देंगे उन तीनों। मान लीजिए ब्राइट स्टूडेंट ने 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया, एवरेज स्टूडेंट ने जो है वो 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में कर दिया, या बिलो एवरेज ने जो है 3 घंटे ले लिए। सो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे और उसके बेसिस पे हम क्या देंगे, टाइम जो है वो डिसाइड करेंगे। इंस्ट्रक्शन टू द पर्संस हु विल एडमिनिस्टर द टेस्ट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड। तो जो एडमिनिस्टर करेंगे इस टेस्ट को, इंस्ट्रक्शंस को, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी और उनको भी क्या है, प्रिपेयर और प्रिंट कर लिया जाएगा। The scores are tabulated and various measures of central tendencies, mean, median, mode and measures of variability, standard deviation, quartile deviation etc. are found out। ठीक है, so scores जो है उनको भी आप टेबुलर फॉर्म में करके और कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज करेंगे कि क्या वो स्कोर सही है। स्कोर्स को फिर अपलोड करके देखेंगे, उनको कंपेयर करके देखेंगे एनपीसी से, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है या जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उससे स्कोर्स को ड्राइव करेंगे, टी स्कोर, जेड स्कोर, ये सब स्कोर्स को यूज करके। बेसिकली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और नेट के अलावा, तो ये टी स्कोर, जेड स्कोर मैंने कहीं देखे नहीं है, किसी एग्जाम में पूछे गए हों, बट स्टिल आपको क्या करना है, जब आप नेट दे रहे हैं तो ये स्पेसिफिकली सिलेबस में अलग से भी जो है टी स्कोर, जेड स्कोर, ये सारे के सारे टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। सो कंक्लूजन क्या है कि आपने इवेल्युएट कर रहे हैं हम यहाँ चीजों को। ठीक है, नॉर्म्स, एज नॉर्म्स, क्लास नॉर्म्स की कितने एज का बच्चे के लिए ये होगा, कितने नॉर्म्स, तो जो बाकी नॉर्म्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कैलकुलेट किए जाएंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वैलिडिटी ऑफ टेस्ट स्कोर इज एस्टिमेटेड बाय कोरिलेटिंग द टेस्ट स्कोर विद सम अदर क्राइटेरिया। तो वैलिडिटी को टेस्ट किया जाएगा। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कैन बी फाउंड आउट बाय फैक्टर एनालिसिस, और डिफरेंट मेथड्स जो हैं वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है जी, इवेल्युएटिंग, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कंप्लीट इवेल्युएशन हो रहा है कि ये टेस्ट वैलिड है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, टाइमिंग ठीक है या नहीं। सो एक एवरेज स्टूडेंट के बेसिस पे क्या ये स्कोर, ये जो हमने स्कोर्स किए क्या वो ठीक है। ओवरऑल हम क्या देखेंगे कि सबको साथ लेके चलना है, इसलिए इसमें डिफिकल्टी लेवल भी मैनेज करना है हमने कि इजी भी हो, एवरेज स्टूडेंट के लिए भी कुछ क्वेश्चंस हो कि एटलीस्ट कुछ तो अटेम्प्ट कर पाए वो, और जो है ब्राइट स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होने चाहिए। ठीक है, सो ओवरऑल अब हम यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं सारी चीजों को, और उसके बाद इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे कि जो चीजें हम कर रहे हैं क्या वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हैं या नहीं है। अब सिमिलैरिटीज देख लेते हैं हम 2 टेस्ट में, जो हमने टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज टेस्ट किया। दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, बोथ आर प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स। ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो एक एक्सपर्ट की टीम प्रिपेयर करती है, बट है तो वो भी टीचर्स ही।
बोथ टेस्ट आर यूज्ड टू चेक द स्टूडेंट स्किल लर्निंग और टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। दोनों के दोनों या तो स्किल चेक करने के लिए होते हैं, टेस्ट ही है ना बेसिकली, या फिर लर्निंग को चेक करने के लिए या प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए कि दिक्कत क्या आ रही है। टाइम लिमिट दोनों में होती है, ऐसा नहीं है कि टीचर ने जो टेस्ट बनाया है वो आप जो है घर से करके ला दीजिए और जो है कंप्लीट लगे रहिए, बस आपके पास अनलिमिटेड टाइम, ऐसा तो नहीं है। टाइम लिमिट होगी दोनों में। रिजल्ट हेल्प्स इन जजमेंट एंड फीडबैक, जो रिजल्ट आएगा उससे हम चीजों को इवेल्युएट कर सकते हैं, और इवेल्युएशन जो है वो एक तरीके से जजमेंट होती है, ये हम सबको पता है, ठीक है। हेल्प्स इन फर्दर इंप्रूवमेंट, तो फर्दर इंप्रूवमेंट में दोनों के दोनों टेस्ट हेल्प करेंगे। अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेस एक बार। टीचर मेड टेस्ट टीचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि हो सकता है उनको प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शंस अच्छे से ना पता हो। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में स्पेशलिस्ट होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, जिनको अच्छे से पता है सारे के सारे जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा वो सारा इनको आता है। Teacher test often prepared hurriedly and haphazardly to be able to meet the deadline for administration, कि स्कूल ने बोल दिया कि भाई हमें जो है टेस्ट के रिजल्ट्स चाहिए, अब आपने जल्दी जल्दी टेस्ट बना के बच्चों का ले लिया जल्दबाजी में, ठीक है, सिर्फ वो डाटा दिखाने के लिए। तो ये क्या है, जल्दबाजी में बनाई हुई चीजें। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट बहुत केयरफुली और प्रिंसिपल्स जो है सेट कंस्ट्रक्शन के, जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन की, उन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। Teacher made test usually given only to the class or classes for which the tests are intended, usually no norms are computed। So वो जो है किसको, जो टीचर ने बनाया है वो उन क्लासेस को दे देंगे। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है, एक लार्ज प्रोपोर्शन या बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें नॉर्म्स भी इंक्लूडेड होते हैं। जैसे सीबीएसई ने टेस्ट बनाया, जो टेस्ट बच्चों का लिया गया वो क्या है, सबका लिया गया, तो वो एक लार्ज पोर्शन जो है पॉपुलेशन का कवर कर रहे हैं। Teacher made tests are not subjected to any statistical procedure to determine their validity and reliability। So वो validity, reliability या कि वो एक अच्छा टेस्ट है या नहीं, वो प्रोसीजर यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी उनको कोरिलेट करके सारी चीजों को चेक करके उसके बाद एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बन के निकलता है। अगर टीचर मेड टेस्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऐसे टाइप भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो हाईली ऑब्जेक्टिव होते हैं स्कोरिंग के केस में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ पे टीचर मेड टेस्ट क्या है, स्कोरिंग के केस में एक तरीके से सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि टीचर की अपनी मर्जी होती है। हैव नो नॉर्म्स, इसमें कोई नॉर्म्स नहीं होते, इसमें नॉर्म्स होते हैं, प्रॉपर जो है पर्पज रहेगा कि यहाँ पे किस चीज का कंपेयर करने का, इंटरप्रिटेशन का, जो हमने स्कोर वो देखे टी स्कोर, जेड स्कोर, या फिर एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनेगा, तो एक प्रॉपर सेट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट बन के निकला है। जनरली मेजर सब्जेक्ट अचीवमेंट ओनली, एक सब्जेक्ट में आपने कितना किया या एक जो है टॉपिक में आपने कितना किया उसके लिए टीचर मेड टेस्ट होते हैं। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो इनिट कैपेसिटीज को, अचीवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक तरीके से वो अचीवमेंट्स में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि याद है ना हमने एप्लीकेशन पार्ट, स्किल पार्ट, वो सारी चीजें इंक्लूड की हैं। Intended to be used only once or twice to measure achievement of student in a subject matter studied during a certain period। कि अब अभी टीचर ने पढ़ाया था, 2 चैप्टर्स हो गए, उसके बाद वो टेस्ट लेके देख रहे हैं एक बार और ले लेंगे, ये तो नहीं है ना कि वो कॉन्टिन्यूटी में जो है वो उनको लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन कितनी है वो पता चल जाए। ये क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर ऑल पीपल ऑफ द सेम क्लास इन द कल्चर वेयर दे आर वैलिडेटेड। तो आप सेम क्लास के ऊपर अगली साल भी वो चीज जो है वो यूज कर सकते हैं देखने के लिए। सो वो क्या है, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में रहेगा। टीचर मेड टेस्ट डू नॉट हैव मैनुअल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, पूरी मैनुअल थी, पूरा का पूरा हमने प्रोसीजर फॉलो आउट किया है। टीचर मेड टेस्ट में क्या है, ओनली द डायरेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट विच मे बी गिवन ओरली और इन रिटन। सो वो डायरेक्शंस होती है बट कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस जो है वो वहां पे नहीं होती, डिटेल में कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल यहाँ नहीं होती। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है। टीचर मेड टेस्ट जो है वो कॉपीराइटेड नहीं होते, स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो कॉपीराइटेड यूजुअली होते हैं। अब 2 टेस्ट बच गए हैं हमारे, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होगा, एक पर्टिकुलर नॉर्म होगा। मेजर डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं सिलेक्टेड ग्रुप में, यानी कि कौन फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, वो चीजें कंपैरिजन हो रहा है, वो नॉर्म रेफरेंस हो गया। जब आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि 40% पे पास होना है, तो वो क्या हो गया, क्राइटेरिया सेट किया है आपने कि बच्चे को खुद से ही कंपेयर करनी है चीजें कि उसने कितना ग्रो किया है, ठीक है।
नॉर्म रेफरेंस टेस्ट देख लेते हैं। एक यूनिफॉर्म टेस्ट होता है। इट रैंक्स एंड कंपेयर स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू वन अनदर, तो ये कंपेयर करेगा स्टूडेंट्स को एक दूसरे के कंपैरिजन में। ऑल्सो दे मेजर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल एवरेज, थ्योरेटिकल एवरेज के बेसिस पे ये परफॉर्मेंस को देखेंगे। Besides, it compares the result of a statistically selected group, यानी कि जैसे होता है ना कि पूरी क्लास का रिजल्ट कितना आया, तो हो सकता है नॉर्म रेफरेंस में आप 50% रिजल्ट लेके चल रहे हो लेकिन एवरेज 50% ना आए, ठीक है। सो वो क्या है, वो कंपेयर कर रहे हैं हम रिजल्ट को स्पेसिफिकली सिलेक्टेड ग्रुप्स का। सिंपल वर्ड्स में बात करें, सो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद ईच अदर या विद अदर्स, ऑल्सो दे हैव टेकन द सेम टेस्ट एंड असेसमेंट। Besides, norm reference test calculating process, यानी कि जो norm reference test का जो प्रोसेस है उसको हम norm प्रोसेस बोलते हैं, और जो कंपेयर कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मिंग ग्रुप बोल रहे हैं। सो ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, norm प्रोसेस, नॉर्मिंग ग्रुप, और कंपैरिजन के लिए जो है वो norm reference test होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं norm reference test की। Defining, they measure the performance of a student in comparison to all students, but it does not define the meaning of all. Thus, they measure the success of an educational restructuring against fixed aims. कि आपने aims या objectives fix कर लिए, उसके against आपने जो measure कर रहे हैं आप चीजें, वो एक दूसरे को compare करके measure कर रहे हैं। हाँ, आप exactly define नहीं कर रहे कि उस बच्चे को कितना आता है particularly, ठीक है। प्री सेट रिजल्ट्स, आप पहले से रिजल्ट को सेट करें, ट्रेडिशनली सेट करते हैं, जैसे स्कोर लेवल जो है 50% स्कोर आपने सेट कर दिया, बट दिस गोल इज वेरी हाई टू अचीव इफ वी टॉक अबाउट द ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें क्या करना है, अब 50% यानी सबके 50%, ऑल कंप्लीट जब आप एवरेज निकालेंगे तब 50% आना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फेल हुए हैं, बहुत सारे होंगे अच्छे भी जिनके अच्छे मार्क्स आए, बट क्या कंक्लूसिवली 50% आ पाएगा रिजल्ट। Quality of grades, the norms for grading are set by teachers according to them, but they have to judge the performance of students. Also, the level of knowledge of both is different. यानी कि आप जो है बहुत अच्छे बच्चे के मार्क्स और बिल्कुल कम बच्चे के मार्क्स का एवरेज लेके आप एक चीज निकाल रहे हैं कि 50% होना चाहिए। सो वो चीज क्या है, वो क्वालिटी ऑफ ग्रेड्स जो है वो दोनों की अलग अलग रहेगी। Changing difficulty level, the difficulty level of scores change from year to year. Obviously, जब आप जैसे साल दर साल अलग अलग स्टूडेंट्स आएंगे तो पासिंग रेट भी अलग अलग होगा, आप हर साल 50 नहीं रख सकते। 4th ग्रेड का बच्चा जो है वो 10th ग्रेड से अलग डिफिकल्टी लेवल होगा उसका, एक बच्चा 4th क्लास में है, एक 10वीं क्लास में है, तो उनका ग्रेड भी जो है वो अलग अलग रहेगा जब आप नॉर्म टेस्ट की बात करेंगे। Fear of failure. In norm reference test, the students have fear of failure. Besides, it compares their performance with others. यहाँ पे आप दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे डर का जो है, डर किस चीज का रहेगा, फेल होने का, कि दूसरे से अच्छे आने चाहिए, ये कोशिश रहेगी, बट दूसरे से खराब आ गए तो वो डर रहेगा। बी कॉम्पिटिटिव, इसमें कॉम्पिटिशन जो है वो ज्यादा रहेगा क्योंकि आप एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। बीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी कि इन स्टूडेंट्स शुड टेक देयर परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंटली, ऑल्सो दे शुड वर्क हार्ड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। और क्योंकि ना जब आप खुद से कंपेयर करते हैं तो आपको पता होता है आपने पहले से बेटर किया है, लेकिन जब आप दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है आप बेटर करके भी नीचे ही हैं, आपको जो है आपने अपनी तरफ से बेटर किया लेकिन दूसरे से आप अभी भी नीचे हैं। सो सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है वो बच्चे का होना इसमें जरूरी है। फिर आता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट डेफिनेशन स्टेट्स दैट दिस टाइप ऑफ असेसमेंट कंपेयर करती है स्टूडेंट्स का एकेडमिक अचीवमेंट किससे, एक सेट क्राइटेरिया से या सेट स्टैंडर्ड से, यानी आप दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे एटलीस्ट, ठीक है। दिस नॉर्म और क्राइटेरिया इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर कैंडिडेट्स बिगिन द टेस्ट। ये पहले ही सेट कर दिया जाता है कि आपका ये टेस्ट हो रहा है और ये टेस्ट जो है आपको 40% एटलीस्ट लेके आने हैं, तो वो एक क्राइटेरिया सेट कर दिया हमने। जो स्कूल्स में है या डिस्ट्रिक्ट्स में है, वो जो परसेंटेज एक सेट कर दी ना, वही क्या है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है। The test taker's score shows how far they have progressed towards the approved standard. तो उनको पता होगा कि उन्होंने जो है इस बार 39% आ गए, बट अच्छा स्कोर करना है अगली बार, तो वो ज्यादा मेहनत करेंगे।
जैसे एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं बॉडी टेम्परेचर का, कि बॉडी टेम्परेचर वो जो क्राइटेरिया है वो क्या है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है कंपैरेटिवली, हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि वो जो 40% हमने सेट किए हैं ना पास और फेल होने के, सो वो 40% पे पास होगा, वो क्या है, अच्छा, मतलब उससे ज्यादा आए तो अच्छा है, उससे कम आए तो आप फेल हो गए, वो सिचुएशन है। यहाँ पे भी जैसे नॉर्मल लेवल क्या होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इससे ज्यादा है टेम्परेचर तो आपको बुखार है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया कि 40% से कम हुआ तो आप जो है वो फेल हो जाएंगे। क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन जो है वो स्कूल्स में यूज की जाती है, किस लिए, ताकि स्पेसिफिक नॉलेज एबिलिटी बच्चों की चेक हो सके कि उनको कितना उनको समझ आए, कितना उन्होंने गेन किया है। This determines how close they are to mastering a standard. They allow teachers to assess how they can assist students improve in specific areas. So इसमें क्या है कि बच्चे को ये पता चलता है कि मेरे लास्ट टाइम 40% थे, इस बार जो है 60% या 70% आए हैं। नेक्स्ट मतलब आपके स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड्स इंप्रूव में टीचर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वो चीज यहाँ पे अलाउड है। Criteria referenced evaluation will show you where your learners are in terms of accepted standard. Accepted standard है 40% और उसके अकॉर्डिंग आपका स्टूडेंट कहाँ लाई करता है, आपका लर्नर जो है वो कहाँ लाई करता है, ठीक है। ताकि अब आप क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को टेलर मेड कर सकते हैं, यानी आप अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को चेंज करके बच्चे को और ज्यादा उनकी जो लर्निंग है उसको एनहेंस करवा सकते हैं। क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट एग्जांपल्स इंक्लूड, जैसे ड्राइविंग टेस्ट है। अब ड्राइविंग टेस्ट में ये तो नहीं देखते ना कि जो है मान लीजिए दो आप फ्रेंड्स हैं और आप दोनों ड्राइविंग टेस्ट देने गए, अब ये तो फिक्स नहीं है कि आपने इससे अच्छी चला ली तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, राइट। तो वो इससे अच्छी चला ली पे अगर ड्राइविंग लाइसेंस मिलता तो वो नॉर्म बेस्ड हो जाता कि आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि आपने अगर इससे बेटर किया है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ यूनिट एग्जाम्स जो होते हैं स्कूल में, या फिर क्लिनिकली स्किल कॉम्पिटेंसी टूल्स जो होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो क्राइटेरिया रेफरेंस्ड होते हैं कि आपका जो अगर हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर है तो आप ठीक है, बेटर है, राइट। कि अगर 5 से 6 के इतना बिल्कुल नीचे चला गया तो वो सही नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मेरा 5 है तो क्या हुआ, दूसरे का 4 है तो मैं तो बेटर हूं, वो चीज यहां नहीं होगी। तो वो एक क्राइटेरिया फिक्स्ड होता है जब आप क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली असेस किया जाता है क्राइटेरिया रेफरेंस में, जबकि नॉर्म रेफरेंस में क्या था, आप एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे, यानी डिपेंडेंट असेसमेंट हो गया। देयर परफॉर्मेंस इज नॉट कंपेयर टू दैट ऑफ अनदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर नहीं की जा रही क्राइटेरिया रेफरेंस में। द फोकस इज स्टूडेंट लर्निंग रादर देन स्कोरिंग वेल, बच्चे ने कितना सीखा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस है रादर देन कि दूसरे बच्चे से अच्छा स्कोर किया है या नहीं किया है। असेसमेंट क्राइटेरिया जो है वो इसमें फिक्स्ड रहेंगे। इट यूजुअली डिलीवर्स क्विक रिजल्ट्स, तो आपको पता चल जाता है कि आपने जो है पहले से बेहतर किया है या नहीं किया है। एडवांटेजेस की बात करें तो स्पेसिफिसिटी इसमें होती है कि आपने स्पेसिफिकली कितना सीखा है और इसी वजह से ये ज्यादा रिलायबल हो जाते हैं, ठीक है। टॉपिक एक्सपर्टीज की जब आप क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है। अगर आपको टेस्ट दिया है बच्चों ने, यानी कि टेस्ट लिख के दिया है, तो उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे उनकी जो है वो नॉलेज लैक हो रही है या कहाँ उन्होंने इंप्रूवमेंट की है, टॉपिक जो है उसको वो बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाए हैं या नहीं। सो वो क्या है, टॉपिक एक्सपर्टीज के बारे में हमें पता चलता है। कंट्रोल्ड ऑन अ लोकल लेवल, सो क्लासरूम में ही ये टेस्ट होगा, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो हम बात कर रहे हैं। तो टीचर जो है वो क्विकली नेक्स्ट प्लान या किस तरीके से हेल्प की जा सकती है बच्चे की, या कौन सा जो है टीचिंग मेथड अप्लाई किया जा सकता है, वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, लोकल लेवल पे ही कंट्रोल में आ जाएगा और वहीं से जो है उसकी एनहेंस्ड लर्निंग जो है वो हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी होंगे ऑब्वियसली, कई बार होता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं टेस्ट या फिर एक्सपेंसिव होते हैं। दे कांट बी जनरलाइज्ड बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, कि आप हर चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टूडेंट्स में टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ गेनिंग प्रायर एक्सेस, हो सकता है बच्चे को पहले से टेस्ट का मतलब एक्सेस हो उस चीज की, सो उस चीज का वो गलत फायदा उठा लें। सो डिसएडवांटेजेस हैं, बट एडवांटेजेस हम ज्यादा फोकस करेंगे उनके ऊपर। सो ये हमने टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।